Hello students, so this is our day 16 of our answer writing program. So I have given the two questions on the election and both are the 10 marker question, and the pattern from the elections related chapter is that each year UPSC is asking the 10 marker question from the election. It may be related to the Election Commission of India, how the elections are conducted, it may be related to the simultaneous election or the different issues. सो लेट अस स्टार्ट कि हमने जनरली क्या है कि जो इलेक्शन से रिलेटेड चैप्टर है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सीधे आते हैं और इन क्वेश्चंस को लिखने के ऊपर लिए आपके पास कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि हम लिमिटेड वर्ड्स के अंदर उस कंटेंट को कितना प्रेजेंट करें। अगर हमें 7-8 पॉइंटर आते हैं, उसकी जगह भी हम किस तरह से 5 पॉइंटर लिखें, अपने आप को कैसे रोके ज़्यादा लिखने से। तो वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, पहला क्वेश्चन है जो साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली will limit the amount of the time and the money spent in the electioneering, but it will reduce the government accountability and the people। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा को साइमल्टेनियस इलेक्शन कर दिया जाए तो वो किस तरह से अमाउंट ऑफ टाइम और मनी स्पेंट बचाएंगे। वो तो पहला पार्ट तो ये हो गया आपको बताने की कैसे उसका अमाउंट ऑफ टाइम और मनी स्पेंट बचेगा। दूसरा फिर ये है कि बट अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन ले भी आए तो उससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पीपल को कम हो जाएगी, वो बताना है कि कैसे, यानी लिमिटेशंस बतानी है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। इंट्रोडक्शन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिख देना है। सो वी विल राइट ओनली द 4 लाइन्स ऑन द इंट्रोडक्शन एंड डिफाइन व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो हम लिखेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन इज अबाउट structuring the Indian election cycle in a manner so that the election to the Lok Sabha and the State Assembly are synchronized together। कि किस तरह से साइमल्टेनियस इलेक्शन जो होते हैं वो इंडियन इलेक्शन सिस्टम या साइकिल को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके इलेक्शंस एक साथ हो जाएं। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम बेसिकली लिखेंगे कि जो पॉजिटिव साइड है साइमल्टेनियस इलेक्शन की, कि एडवांटेज ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम एंड मनी, जो हमारा पहला पार्ट था। आप इसका हेडिंग इस तरह से बना सकते हैं कि हाउ द टाइम एंड मनी विल बी सेव्ड। तो दोनों बेसिकली हेडिंग सही है, तो मैंने पहला हेडिंग ये लिख दिया था। ठीक है, तो अब हम इसमें 5 पॉइंटर देंगे बिकॉज 10 मार्कर है। 10 मार्कर में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्टर के अंदर 5-5 पॉइंटर देने चाहिए। ये कोशिश मत करो कि 7-7 पॉइंटर देने हैं, अदरवाइज आपका आंसर हॉच पॉच हो जाएगा और यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट द सेम आंसर विद इन 150 वर्ड्स। तो सबसे पहला आ गया कि ये किस तरह से एडवांटेजियस है कि इट विल कीप अ चेक ऑन द पोल एक्सपेंसेस एंड द पार्टी एक्सपेंसेस एंड सेव द पब्लिक मनी। कि ये पोल एक्सपेंसेस और पार्टी एक्सपेंसेस के ऊपर चेक रखेगा, इस तरह से पब्लिक मनी को सेव करेगा। दूसरा क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बर्डन को कम करेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। सेकंड इसका पॉजिटिव ये है। थर्ड ये है कि इट विल हेल्प टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द लेस टाइम। कि तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन ले आओगे तो जो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स है ना वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार इलेक्शन अनाउंस करने पे लगता है उस टाइम के अंदर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। तो इससे भी क्या होगा कि आपका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म को कम कर देगा। कि पॉपुलिज्म की जैसे फ्रीबीज दे देती है गवर्नमेंट इलेक्शन आने के समय पर, तो रेगुलर फ्रीबीज देना कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन एक ही टाइम के ऊपर होंगे। तो इट विल रिड्यूस द पॉलिटिक्स ऑफ द पॉपुलिज्म एज इट विल डू अवे विद द टेंडेंसी टू अनाउंस द रेगुलर फ्रीबीज इन द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो ये हमने सेंटेंस फ्रेम कर दिया। देन वी कम टू द फिफ्थ पॉइंटर कि फिफ्थ पॉइंटर के अंदर क्या होगा कि इट विल प्रोवाइड द मोर टाइम ऑफ प्लानिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, मतलब 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्लानिंग के लिए सही टाइम मिलेगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो दीज आर द वेज हाउ इट विल सेव द टाइम एंड मनी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाइल कंडक्टिंग द इलेक्शंस। सो सेकंड पार्ट इसका इश्यूज हो गए, बेसिकली नेगेटिव साइड दिखानी है। सबसे पहले तो यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जो लेजिस्लेटर है ना अब वो इलेक्शंस को फेस करेंगे 1 in 5 years। तो उनको बार बार जो हमारे वोटर्स हैं ना उनके पास जाके कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 साल में एक बार जाएंगे तो उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंटर क्या हो जाएगा कि दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, क्योंकि आप एक फोर्स कर रहे हैं आर्टिफिशियल साइकिल, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइस ऑफ वोटर्स। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि आप वोटर्स जो है ना उनके चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो इससे वोटर का इम्पैक्ट भी बिहेवियर होगा, क्योंकि वोटर जो है ना वो नेशनल इश्यूज़ को फेवर करेंगे रेदर देन स्टेट इश्यूज़ को। बेसिकली आज की डेट में अगर स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं तो स्टेट इलेक्शंस के ऊपर स्टेट पार्टीज जो होती हैं उनके अलग मुद्दे होते हैं, बल्कि यहीं पे अगर
नेशनल पार्टी होती हैं तो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उन पर अलग मुद्दे होते हैं, बट अगर दोनों को इकट्ठा कर दोगे तो वोटर विल बी कंफ्यूज बिटवीन द नेशनल एज वेल एज द स्टेट इश्यूज, और वो स्टेट नेशनल इश्यूज के ऊपर वोट कर देगा। तो इस तरह से नेशनल पार्टीज को फेवर हो जाएगा, एंड दिस विल ऑल्सो गो अगेंस्ट द फेडरल प्रिंसिपल एज इट अफेक्ट द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ये फेडरल प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल हमारी ऑटोनॉमी है उसके अगेंस्ट काम करेगा। थर्ड, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि एज लैक ऑफ टेन्योर फॉर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लोकसभा उसका टेन्योर फिक्स नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी हो जाएंगी। पता लगा कि दोनों अलग अलग टाइम पे डिसॉल्व हो गए, दोनों का इलेक्शन मान लो आज हो गया, लोकसभा 4 साल बाद डिसॉल्व हुई, स्टेट असेंबली 3 साल बाद होगी, तो तब आप क्या करेंगे? तब भी तो आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी हैं यहाँ पे। तो नाउ हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो अब हम ना थोड़ा एडवांस साइड ऑफ कंक्लूजन के ऊपर जा रहे हैं। रेदर देन राइटिंग द जर्नलिस्ट लाइन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रिकमेंडेशन ऑफ द वेरियस कमिटीज, वेरियस कमीशन, सेकंड ARC और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो पॉलिटी की कंक्लूजन इस तरह से बेहतर की जाती है, और ध्यान में ये रखना होता है कि सिर्फ आप दो रिकमेंडेशन ही लिख दें, इसकी तरफ न जाएं कि आप 5-5, 6-6 रिकमेंडेशन भर दें, चाहे आपके पास पेज भी है। तो आई जस्ट रोट द 2 रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन, एंड दीज आर वी शुड कंडक्ट द सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन इन द 2 फेजेस, कि 2 फेज के लिए अंदर इलेक्शन कराओ। ऐसा ना करो कि आप एक ही टाइम के अंदर सारे स्टेट्स और पार्लियामेंट के इलेक्शन करा दो। देन वी शुड शेड्यूल द बाई इलेक्शंस फॉर द ऑल वैकेंट सीट एट वंस, कि हमें जितने भी बाई इलेक्शंस होते हैं, मान लो कोई भी सीट खाली हो गई तो उस सीट के ऊपर तब इलेक्शन मत कराओ, 1 साल के अंदर जितने भी बाई इलेक्शंस है वो एक टाइम पे करा दो, ठीक है। शेड्यूल्ड बाई इलेक्शन कंडक्टेड ऑल वैकेंट सीट एट वंस, सो उसको लिंक कर दिया। सो दिस विल रियलाइज द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो इस तरह से हमने कंक्लूड कर दिया विद इन लिमिटेड वर्ड्स, ठीक है। Now we come to the second question, and second question was regarding the Representation of the People Act. It is also a very hot topic. This is repetitively coming to the mains paper after 3 or 4 years. So the question of the Representation of the People Act is that this asks that there is a need for the simplification of procedure for the disqualification of person, कि जो disqualification of person है ना, जो हमारे लोकसभा या स्टेट असेंबली के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको अगर आपको डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि तो अब क्या है कि अब हमें इंट्रो तो वही लिखनी है 4 से 5 लाइनों की। बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को डिफाइन करने के ऊपर इंट्रोडक्शन लिख देंगे, बट यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उस सेक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन इंट्रो दे दो जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, तो आपके वर्ड्स भी बच जाएंगे और डायरेक्टेड इंट्रोडक्शन होगी आपकी ऑन बेसिस ऑफ द थीम दैट इज अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स। तो हम लिखेंगे सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट गवर्न द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन को गवर्न करता है ऑन द बेसिस ऑफ द ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, पब्लिकेशन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट एक्सेट्रा। तो मैंने 3 ग्राउंड्स दे दिए। अब मैंने इसमें 6-7 ग्राउंड है, मैंने सब नहीं लिखे क्योंकि फिर मैं यहाँ तक पहुँच जाता। तो आप 2-3 ग्राउंड दीजिए और एक्सेट्रा लिख दीजिए, 4-5 लाइन में अच्छी इंट्रोडक्शन हो जाएगी कि भाई सेक्शन 123 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन को देखता है और किन किन ग्राउंड के ऊपर देखता है। पहला तो ब्राइबरी पे देखता है, दूसरा फिर फॉल्स स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करने के ऊपर देखता है, थर्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस पे देखता है, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी। अब देखो कि उसने पूछा है कि नीड क्या है इस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है ना, प्रेजेंट प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड आप दिखाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर को थोड़ा बता के कि जो प्रेजेंट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है ना उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन है, तभी तो नीड हुई है जरूरत की, ठीक है। तो आप प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पहला हेडिंग बताएंगे, उसमें आप बोलेंगे ये मल्टी स्टेज प्रोसीजर है। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है कि इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट के सामने फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द RPA। पहला आपने लिखा। स्टेप 2 में क्या होता है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा या राज्यसभा को भेजा जाता है। मान लो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इसको डिसमिस कर दो, तो जो ये रिकमेंडेशन है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को जाएगी। स्टेप 3 क्या होगा कि जो सेक्रेटरी जनरल है ना वो अपना डिसीजन प्रेसिडेंट को भेजेगा, ठीक है। चौथे स्टेप के क्या अंदर होगा कि प्रेसिडेंट ओपिनियन लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और उसकी रिकमेंडेशन के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर देगा रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये स्टेप्स आपने थोड़े कंसाइज पॉइंट में लिख दिए। जैसे स्टेप 4 मैंने ये फ्रेम किया, प्रेसिडेंट फॉरवर्ड डिसीजन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्दर रिकमेंडेशन एंड आफ्टर दैट इशू द नोटिफिकेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन।
तो हमने 3-4 लाइनों के अंदर अपनी बात कह दी टू द हिट पॉइंट्स के साथ। फिर आप ये लिख दोगे कि जो क्वेश्चन था ना कि नीड फॉर द सिंप्लीफिकेशन, भी जरूरत क्या है सिंप्लीफिकेशन करने की, तो आप लिखोगे कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने अब नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन लिखी, तो इसमें भी आपके 5 पॉइंटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंटर क्या हो जाएगा कि एज देयर इज नो प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन एट द स्टेज ऑफ फाइलिंग चार्जशीट, कि आप चार्जशीट जब फाइल होती है ना, चार्जशीट फाइल होने जब जब किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट किसी क्रिमिनल ऑफेंस का आरोप लगा है, तो वहाँ चार्जशीट फाइल हो रही है, तो उस टाइम के ऊपर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिले इन कन्विक्शन हो जाती है, तो इस वजह से भी सुधार करने की जरूरत है। दूसरा क्या है, अगर आप सिंपल और फास्टर रेजोल्यूशन होगा ना, तो एक डिस्करेजिंग फैक्टर भी एक्ट करेगा ऑफेंस कमिट करने के लिए डिफरेंट पॉलिटिशियंस के लिए। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर आप यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर अगेंस्ट द वेरियस चार्जेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि भाई फॉर एग्जांपल देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, कि किसी ने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पर भाषण दे दिया, किसी ने अपना कितना पैसा खर्च किया वो फाइल नहीं किया, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन में, किसी में कम ऑफेंस माना जाता है, किसी में ज़्यादा ऑफेंस माना जाता है। तो आप यूनिफॉर्मिटी ले आइए इन टर्म्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर वेरियस चार्जेस, तो वह वेगनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ क्राइम जो है ना उससे कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 ईयर्स भी है किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो जनरली आज की डेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या है कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट फेस कर रहे हो तभी आप डिस्क्वालीफाई होंगे, बट यू इफ इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 ईयर्स और उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई कर दें तो एक तरह से डिक्रिमिनलाइज भी कर देगा पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। देन इट विल लेड टू दी हेल्दी डेमोक्रेसी, कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करेगा, क्योंकि लेजिस्लेटर अच्छी क्वालिटी के आएंगे, क्रिमिनल नहीं आएंगे हमारी लोकसभा के अंदर। ठीक है, so it will lead to the healthy democracy as the quality of the legislator will get a push. For example, 43% of the MP with criminal cases as per the ADR, ये मैंने सब्सटेंशिएट कर दिया ADR की रिपोर्ट का डाटा देके। अब हमें कंक्लूजन करना है, वही 4-5 लाइन के अंदर वी विल रिकमेंड सम रिफॉर्म्स। ठीक है, इन कंक्लूजन, और बहुत लंबे लंबे लिखेंगे, 2 रिफॉर्म्स लिख के खत्म कर देंगे। तो मैं लिखूंगा सो द फॉलोइंग स्टेप्स, फॉर एग्जांपल इंक्लूजन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स लाइक पेड न्यूज एंड फॉल्स एफिडेविट एज करप्ट प्रैक्टिस, पहला। सेकंड, ECI रिकमेंडेशन मस्ट बी टेकन केयर इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आप नए एलिमेंट्स को इंक्लूड करो, पेड न्यूज और फॉल्स एफिडेविट को करप्ट प्रैक्टिस घोषित कर दो, इलेक्शन कमीशन की हमेशा रिकमेंडेशन लो क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस को टैकल करने के लिए, जिससे ये प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ आएगा कैसे हमने लिमिटेड कंटेंट को सही तरीके से प्रेजेंट किया, हमने किस तरह से स्ट्रक्चर किया। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।